नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। शुक्रवार को चंडीगढ़ में दिशा कमेटी और हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की गई। वहीं दिशा कमेटी की बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं एचपीएलपीसी की बैठक में 172 करोड़ रुपए की लागत से 7 प्रोजेक्ट्स के लिए 311 एकड़ जमीन खरीदने का फैसला भी हुआ। इस बात की जानकारी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को हरियाणा निवास में दिशा यानी कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस दौरान बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद सुभाष चंद्रा, सांसद संजय भाटिया, सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक देवेंद्र बबली और विधायक निर्मल रानी मौजूद रहे। इनके साथ ही सांसद अरविंद शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अगर किसी घर में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है तो ऐसे पात्र परिवार को आगामी 1 महीने में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने विभाग को सघन अभियान चलाकर उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को कनेक्शन देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के भी निर्देश दिए। बैठक में केंद्र और हरियाणा सरकार की कई योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए दी। मैं तो दिशा की जो बैठक होती है वो हर 6 महीने बाद होती है। प्रांत में विभिन्न विभागों के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनको भी साथ बुला करके प्रदेश के भी जो सरकार से संबंधित कुछ लोग उसमें रहते हैं, तो ऐसा हर एक विभाग की सब चर्चा की जाती है। उसमें 6 महीने में क्या क्या प्रगति हुई है, जितने बजट होते हैं, खास करके केंद्र सरकार की योजनाएं, उस पर विशेष फोकस होता है। जो कठिनाइयां हमारी होती हैं वो मेंबर पार्लियामेंट्स को बताई जाती हैं। इसलिए आज एक सब विषयों की चर्चा करते हुए और दिशा की वो बैठक हुई है और उसमें लगभग सारे प्रोजेक्ट्स जितने विचार किए गए थे पहले वो सब पूरे हुए। कुछ एक में कोविड के कारण से थोड़ा डिले हुए हैं, वो अगले 6 महीने में हम सबको गति देकर के पूरा किया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की भी बैठक हुई, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एचपीएलपीसी की बैठक के बाद दी। उन्होंने बताया कि हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में 172 करोड़ रुपए की लागत से 7 प्रोजेक्ट्स के लिए 311 एकड़ जमीन खरीद का फैसला हुआ है। इसी प्रकार से दूसरी बैठक आज हमारी हाई पावर परचेज कमेटी की हुई। हमने एक जो नया ये प्रावधान शुरू किया है ई भूमि का। पहले तो एक्वायर की जाती थी ज़मीनें, लेकिन एक्वायर करने के बजाय हमने ई भूमि का जो सिस्टम शुरू किया है उसके अंदर 3 लेवल पर ये मीटिंग्स होकर के ज़मीन को परचेज करने के लिए नेगोशिएशन से हम पूरा करते हैं। पहला डीसी लेवल पर होता है, दूसरा चीफ सेक्रेटरी लेवल पर होता है और तीसरा एक हमारी कैबिनेट की एक कमेटी है बनी हुई, जिसमें रेट्स जो हैं वो 20% से हायर रेट्स अगर डिमांड किए जाते हैं कलेक्टर रेट से, तो वो फिर जो हमारी कैबिनेट की कमेटी बनी हुई है हाई पावर परचेज कमेटी, उसमें हम लेकर के आते हैं। तो आज 7 प्रोजेक्ट उसमें आए थे। लगभग 311 एकड़ ज़मीन और 172 करोड़ रुपए में आज वो खरीद की गई है। जितने भी प्रोजेक्ट थे सबके सब आज नेगोशिएशन के द्वारा पूरे हुए। प्रति एकड़ 40 कम से कम 40 लाख का रेट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 15 लाख रुपए एकड़ तक भी ये ज़मीनें ली गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट फाइनल हुए हैं, जिनमें मनेठी एम्स के लिए 140 एकड़ जमीन खरीदने के साथ साथ कई परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदी गई। मुख्य जो प्रोजेक्ट्स आज फाइनल हुए हैं उसके अंदर एम्स जो मनेठी में बनना है उसमें 140 एकड़ ज़मीन
वो प्राइवेट लैंड जो है वो खरीदी गई है। इसी प्रकार एक प्रोजेक्ट अनाज मंडी का एक्सटेंशन है सिरसा का, वो लिया गया है। वाटर वर्क्स जींद का, वो उसमें ज़मीन खरीदी गई है लगभग 45 एकड़। एक नू का जो मेडिकल कॉलेज है उसका रास्ता वो चौड़ा करना है, उसमें भी 14-16 जो एकड़ ज़मीन है। मंझावली का जो पुल नोएडा को बन रहा है उसमें भी अभी ज़मीन बाकी रहती थी, उसको लिया गया है। तो मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, हाँ, चौटाला गांव का जो STP एक वहाँ बड़ा बन रहा है, वो भी गांव के लोगों ने ज़मीन वो भी दी है। एक ROB का वो लिया गया है। गन्नौर में एक ROB है, उसकी जो सर्विस लेन है उसके लिए थोड़ा छोटा ज़मीन का टुकड़ा है, लगभग आधा एकड़ का। तो इस प्रकार से सारे जो ज़मीन के टुकड़े हैं, आज बड़े बड़े जो चंक हैं वो भी और छोटे छोटे टुकड़े भी नेगोशिएशन के माध्यम से और वो सब लिए गए हैं। इसके साथ ही भूमि संशोधन बिल को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवालों का भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब तक ई भूमि पोर्टल के जरिए ही जमीन खरीदी गई है, किसी भी किसान की इच्छा के खिलाफ जमीन नहीं खरीदी गई। हमने तो पिछले 7 साल में बहुत आवश्यक जहां है वहीं एक्विजिशन किया है। प्राय जो 2013 तक जितने सेक्शन 4 हुए थे वही ज़मीनें 2015 तक हमने एक्वायर की, उसके बाद तो एक्विजिशन की ही नहीं है। उसके बाद आज तक जितनी भी ज़मीन खरीदी है वो ई भूमि पोर्टल पर ही खरीदी है। और आगे भी हमारा विषय यही है कि हम ई भूमि पर लोगों से नेगोशिएट करके, वो ज़मीन सस्ती है महंगी है, हर स्थान के हिसाब से, रेट के हिसाब से ज़मीन ली जाती है। किसी भी तरह से किसान को तकलीफ ना हो उसके हिसाब से, उसके मन की इच्छा से जो बेचना चाहता है वो बेचता है। फिर भी जहाँ कहीं इमरजेंसी में कोई लीनियर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत जगह पर लीनियर प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। अब हमने गुरुग्राम में देखा है, कई सड़कें ऐसी बनी हुई हैं, पूरी की पूरी सड़क है, 10% 5% टुकड़ा भी कोई रह जाता है तो कोई भी व्यक्ति बीच में अड़ता है कि मुझे अपनी नहीं बेचनी है। ऐसे इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स, लीनियर प्रोजेक्ट्स, उसी में केवल लिखा गया कि उसके अंदर हमने एक जो सोशल क्या रहता है, सोशल असेसमेंट, तो सोशल असेसमेंट जो रहती है उसी प्रावधान को खत्म किया ताकि हम उसको सीधा नोटिस दे करके, उसमें भी एक्विजिशन का प्रकार वही रहेगा, सेक्शन 4 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा। वहीं आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब किसानों को ही जो कहना है वही कहेंगे। उनके नेता बातचीत की टेबल पर आएं, जिद से कभी भी मसले हल नहीं होते, बातचीत ही रास्ता है। हमारे से ज़्यादा तो किसानों को कहना है, हमको इसमें क्या कहना है, हमको कुछ नहीं कहना। किसान जो हैं, जो इस प्रकार के सो कॉल्ड उनके नेता हैं, जिस प्रकार की जिद पर अड़े बैठे हैं, वो जिद नहीं करनी चाहिए और बैठ करके नेगोशिएशन की टेबल पर आना चाहिए। नेगोशिएशन टेबल, कभी भी संवाद से चीज़ें हल होती हैं। आपने अगर संवाद छोड़ दिया और जिद पकड़ ली तो समस्या हल नहीं होती हैं। इसलिए हमारा फिर उनसे अपील यही है कि नेगोशिएशन टेबल पर आकर के, केंद्र में मंत्री हमारे सामने हैं, के कृषि मंत्री हैं या उससे पहले जो भी लोग डायलॉग में लगे हुए थे, उनसे नहीं बात करने की, किसी और से भी करने की कोई ऑफर तो आए। इसलिए नेगोशिएशन ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने हिसार एयरपोर्ट से उड़ान टैक्सी बंद होने पर कहा कि एयर टैक्सी को कुछ दिक्कतें हुई होंगी, इसका पता लगाया जाएगा। उड़ान योजना के तहत सरकार फिर नई टैक्सी चलाने की कोशिश करेगी। फिलहाल हिसार एयरपोर्ट के विस्तार का काम जारी है। देखिए, वो एयर टैक्सी वाले को कोई दिक्कत आई होगी, क्या होगा, तो उनसे बात करेंगे। लेकिन फिर भी अब चूँकि उसका विस्तार हो रहा है, उसमें रनवे बन रहा है, उस रनवे के हिसाब से हमको नई जो सर्विसेज शुरू करानी है उनके साथ नेगोशिएट करके और इस सारे विषय को दोबारा शुरू किया जाएगा। क्योंकि छोटी फ्लाइट थी, छोटी फ्लाइट शुरू की गई थी उड़ान स्कीम में। फिर इसको हम और भी स्थानों पर, हमारी जो उड़ान के लिए कुछ एयरलाइंस तैयार होती हैं तो उनको जो गैप फंडिंग है, उस फंडिंग को भी हम सरकार की ओर से करेंगे। ऐसी बहुत जगह चल रही है, हम भी कोशिश करेंगे कि एक बार विस्तार हो जाए एयरपोर्ट का, उसके बाद उसको और शुरू कराएंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर हरियाणा सरकार पूरे तरीके से तैयार है। जैसे जैसे डोज मिलते रहेंगे, लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा। अब तक हरियाणा में 1,40,00,000 डोज लग चुकी हैं। इनमें से 36 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन हमारी पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन का जितने इंजेक्शन, टीके हमको मिलते हैं, हमको वो चाहिए। आज भी हमारा मेगा ड्राइव चल रहा है वैक्सीनेशन का। इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसकी सारा सिस्टम है वो पूरा बना हुआ है।
उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और अब इस समय तक लगभग 1,40,00,000 लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं, जिसमें से लगभग 36 लाख जो हैं वो सेकेंड डोज है और 1,03,04,00,000 जो है फर्स्ट डोज है। इसलिए आगे कोशिश ये हो रही है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है उनको सेकेंड डोज भी साथ साथ लगती चली जाए। तो बड़े एक प्रकार से 50% लेवल तक पहुंच गए हैं और भी जो बचे हैं जैसे जैसे इंजेक्शन हमें मिलेंगे वैसे वैसे स्पीड से हम लगाएंगे। इसके साथ ही एलनाबाद के उपचुनाव पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का विषय है, लेकिन सरकार एलनाबाद उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और किसानों के लिए शुरू की गई कई योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा के किसानों के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और उन पर किस तरह से काम हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, हरियाणा सरकार मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई हुई है, इसके अलावा कई अन्य स्कीम है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत आप किसानों को क्या राहत दे रहे हैं? देखिए, हरियाणा के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरा पानी मेरा विरासत तो पानी बचाने की योजना है, माइक्रो इरिगेशन की वो भी पानी बचाने की योजना है, फसल बीमा योजना है, उससे किसान को जोखिम ना हो उसकी योजना है, भावांतर भरपाई ये है कि सब्जियों में उनको कोई एक निश्चित लेवल के भाव से नीचे अगर भाव आ जाए तो उनको सीधा पैसा डाल दें। किसानों के खाते में हम सीधा पैसा डालने की योजना हमारी है यही है। और सबसे ज़्यादा जो भाव दिए हैं या प्रोक्योरमेंट हुई है, ज़्यादा फसल खरीदी है तो हरियाणा सरकार ने ही खरीदी है। मंडी के बारे में हमारा दुष्प्रचार था कि वे मंडियाँ नहीं रहेगी। सरसा के अंदर आज ही हमने किसानों की सहमति से 52 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ली है, जहाँ एक अत्याधुनिक मंडी सब्जी की, अनाज की और लकड़ की तीनों के मिला के एक मंडी बनाएंगे। और गन्नौर की मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनने जा रही है 550 एकड़ में, उस पर भी टेंडर होने वाला है। किसानों के लिए बहुत सारे काम हैं और मेरी जो किसानों का मैपिंग करा के एक एक इंच ज़मीन में सारी योजना बना करके कि किस किसान को किस तरह की सुविधा देनी है वो हम दे रहे हैं। और किसानों को मशीनों के अंदर भी हरियाणा ने सीधी सब्सिडी दी है 50% के आसपास, जो तरह तरह के औजार होते हैं किसानों के, जिस किसान ने भी अप्लाई किया सबको हमने दी है। और जो कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए हैं, पराली प्रबंधन के लिए हमने योजना बनाई है। तो हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा बागवानी में सर्वश्रेष्ठ हो जाए, दुग्ध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ हो, और जो मछली पालन झींगा खारे पानी की ज़मीन है उसमें मछली पालन में सर्वश्रेष्ठ हो, किसानों की आमदनी बढ़े। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दलाल साहब, आज मुख्यमंत्री के साथ जो लैंड खरीद को लेकर एक जो बैठक हुई थी, उस बैठक में 172 करोड़ रुपए की लागत से 311 एकड़ जमीन सरकार ने लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री किसानों से भी बात कर रहे थे, आप भी उस बैठक में मौजूद थे। किसानों की सहमति के साथ जमीन सरकार ले रही है, क्योंकि विपक्ष इस मामले में सर आरोप लगाता रहता है। कि हमारी सरकार आने के बाद हमने ई भूमि के माध्यम से जो जमीन ली है किसानों की सहमति से ली है, मोल भाव करके, और उन्होंने खुशी खुशी जमीन दी है। आज 7 प्रोजेक्ट की जमीन ली हमने। जो मेडिकल कॉलेज बनना है दक्षिण हरियाणा में, उसके लिए ज़मीन ली। हमारे मंडी की ज़मीन आपके सरसा के लिए ली, फ्लाईओवर के लिए ली, मेवात में जो प्रोजेक्ट था उसके लिए ज़मीन ली। वो जींद में वाटर वर्क्स का काम रुका हुआ था 50 एकड़ 40 एकड़ के आसपास, वहाँ भी ज़मीन ली। और 40 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ के बीच में जो किसानों से सहमति हुई, जैसे जैसे भाव थे, कलेक्ट्रेट से दुगने में उनकी मर्जी से हमने ज़मीन ली। और कहीं पर हमारा जो भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए हैं, कहीं प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। मान लीजिए कोई वाटर सप्लाई का लाइन का प्रोजेक्ट है, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट है, कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, कोई सीवरेज का प्रोजेक्ट है,
उसमें कहीं समस्या आ जाती है, तो इसलिए ये कानून लेके आए कि भाई वो प्रोजेक्ट ना रुके। और हमारी वैसे कोशिश ये रहती है कि किसान से सहमति से ज़मीन लें या ज़मीन के बदले में उसको ज़मीन एक्सचेंज प्रोग्राम में करें। तो किसान के हित की नीति ही हम बनाते हैं। हमारा कोई ये ऐसा इच्छा नहीं है पुरानी सरकारों की तरह से। सर, ये जो आपने कानून अभी मॉनसून सत्र में बनाया है, इसका मतलब है कि किसान विरोधी हैं आप और किसानों के विरोध में ये कानून आप लेकर आए हैं। विपक्ष के नेताओं के आरोप है सर। अब किसान विरोधी होते तो आज हमें जो जमीन लेनी थी 7 प्रोजेक्ट की, किसान की सहमति से क्यों लेते? हमने 2-3 घंटे लगाए, किसानों से मोल भाव किया और किसानों ने खुशी खुशी जमीन दी। हम तो उस स्थिति में ही अधिग्रहण करेंगे जहां हमारे पास सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, और वहां भी किसान को अच्छा भाव देने की हमारी योजना है। कोई किसान को कहीं की घाटा नहीं होने देंगे। सर, जो विपक्ष ये कह रहा है कि जो नया कानून जो आपने जो इसमें किया है, इसके वजह से जो है वो किसान को पूछा ही नहीं जाएगा, किसान से कोई सहमति नहीं ली जाएगी, किसान की जो कंसेंट थी वो खत्म कर दी। तो इससे कोई किसानों का, जो वो विपक्ष का ये आरोप है कि इससे किसानों का कोई उनको पता ही नहीं होगा कि उनकी जमीन सरकार ने रातों रात ले ली, ऐसा होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो पुरानी सरकार में होता था, सेक्शन 4 लगते थे, 6 लगते थे, 9 लगते थे, बिल्डर बीच में आते थे, जमीनें वो खरीद लेते थे, फिर सेक्शन हट जाते थे। किसान को जितना नुकसान पहले की सरकारों में पहुंचा है वो किसान जानते हैं। हमें कोई किसान को दबा के, किसान को परेशान करके ज़मीन लेने का हमारा इरादा नहीं है। और ये जो नया कानून बनाया है वो इसके लिए बनाया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जिससे कि आम जनता को कोई दिक्कत हो रही है, वो प्रोजेक्ट ना अटक जाए, इसलिए ये कानून बनाया है। बाकी किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, अंतिम सवाल है, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, 9 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को आज पूरे। सर, इस मामले में आप क्या देखते हैं, रास्ता क्या देखते हैं? जब बातचीत हो नहीं रही, टेबल पे कोई आ नहीं रहा है, तो फिर क्या विकल्प देखते हैं सर इसका? देखिए, इसे आंदोलन पर बहुत बार हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, कृषि मंत्री या कमेटी ने कहा है कि भाई आपको इन किसान के जो आंदोलन है, किसी भी चीज़ से कोई समस्या है, उसको हम चर्चा के माध्यम से दूर करने के लिए तैयार हैं। इसमें जो बदलाव हो सकता है, और जब भी कभी समाधान होगा वो टेबल पर बैठ के ही होगा, और जो समस्या होगी वो उनकी समस्या बताएं, चर्चा करें। किसान के नेताओं से मेरी प्रार्थना है, और अपनी समस्या बताएंगे तो हमारा नेतृत्व इस पर जरूर विचार करेगा। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। दलाल साहब ने तमाम जो योजनाएं किसानों के लिए सरकार चला रही है, चाहे उसमें मेरा पानी मेरी विरासत है, या फिर मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, या इसके अलावा बागवानी से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी दी है। साथ ही जेपी दलाल ने यह साफ किया है कि जो कानून मॉनसून सत्र में सरकार लेकर आई है, उससे किसानों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि किसानों से रायशुमारी के बाद ही कोई जरूरी प्रोजेक्ट के लिए जब सरकार जमीन लेगी तो उसके लिए उचित रेट पर किसान को सरकार पैसा देगी, उसके बाद ही जमीन ली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। और अब बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है, जिसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के 22 जिलों से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें लॉन टेनिस और भारोत्तोलन की प्रतियोगिता भी होगी। यमुनानगर में शुक्रवार को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा प्रतियोगिता की शुरुआत कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। इस प्रतियोगिता का आयोजन यमुनानगर के तेजली खेल परिसर में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भारोत्तोलन और लॉन टेनिस की गेम्स करवाई जाएंगी, जिसके लिए हरियाणा के हर जिले से खिलाड़ी यहां पहुंचे हुए हैं, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले ओलंपियन नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद ने भी शिरकत की, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमारी सरकार खेलों के प्रति विशेष ध्यान दे रही है। बड़ा हर्ष का विषय है कि खेलो इंडिया की मेजबानी हरियाणा कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार का खेलों के प्रति पूरा ध्यान है। अगर कोई खिलाड़ी सफल होता है तो उससे दूसरे खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। सरकार ने खेल नर्सरियां बनाई हैं। तो सबसे पहले तो मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार ने जो हमें ये मौका दिया
खेलो इंडिया अब की बार हरियाणा इसका आयोजन कर रहा है। और पिछले जो भी गेम अभी तक रहे हैं उनमें पिछले टाइम में बहुत अच्छा अगर ये कोरोना काल को छोड़ दें उससे पहले अगर देखें हम तो हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे इसमें परिणाम दिखाए हैं। 200 या 200 से भी ज़्यादा मेडल हमने हमारे बच्चों ने जीते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी बच्चे बहुत अच्छा इसमें प्रदर्शन करके दिखाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और खेल जो है वो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हरियाणा सरकार का ध्यान इसके ऊपर बहुत है और जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भाई एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ दिमाग रखो, तो उस पर हमारा विचार है कि हमारे जो बच्चे हैं वो खेलों में भी अच्छा स्थान प्राप्त करें और दूसरे क्षेत्रों में भी वो अच्छा। और अभी कुल मिला के पूरे देश में हरियाणा की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है और उसका कारण यही है कि हमारी जो नर्सरी है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे स्कूल से ही आए हैं। मेरी सब बच्चों को शुभकामनाएं हैं। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नीरज चोपड़ा के कोच की सराहना की और कहा कि इनके कोच आए हैं जिनके शिष्य ने पूरे विश्व में हरियाणा का भारत का नाम रोशन किया। जिस तेजली खेल परिसर में आज ये प्रतियोगिता हो रही है, ये स्टेडियम में 1989 में इन्हीं के मार्गदर्शन में बनाया गया था। अभी वो मेरे साथ ही बैठे थे तो मुझे बड़ी खुशी और सबसे ज्यादा खुशी एक और भी कि जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने यही यमुनानगर में ज्वाइन किया था और ये जो खेल स्टेडियम है ये उन्हीं के द्वारा बनवाया है, उनके मार्गदर्शन में ये बना। और निश्चित तौर से बच्चों को भी बड़ी प्रेरणा मिली जब वो सामने थे, तो निश्चित बच्चों को भी बड़ी खुशी इससे। ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि आज इस कार्यक्रम में यहाँ इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूरे हरियाणा के 22 जिलों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लॉन टेनिस और भारोत्तोलन की प्रतियोगिता होंगी। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट। खेलो इंडिया गेम्स से पहले राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा गेम्स का आगाज हरियाणा के अंबाला में हो गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किया है। यह प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें सभी 22 जिलों के खिलाड़ी अपने खेलों का प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। अंबाला में शुक्रवार को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में हरियाणा के 22 जिलों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मंच से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वहीं उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया से पहले बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए 3 दिवसीय खेलो हरियाणा गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों को खेलों की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। देखिए, खेलो इंडिया हमारा होना है और उसके लिए देखिए बच्चों का एकदम से कंपटीशन में लाना बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि आपकी जब तक तैयारी ना हो कंपटीशन की तो आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते। तो ये खेलो हरियाणा का मकसद यही है कि ऐसे और भी हमारे बच्चों के लिए अंडर 18 जो खेलो हरियाणा के तहत हम कर रहे हैं। आज 27 तारीख है, 27, 28 और 29 तारीख को हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं दादा ध्यानचंद जी के जन्मदिन के ऊपर। तो यही है कि स्पोर्ट्स डे को हम इस रूप में मनाएं कि जिससे कि हमारे बच्चों का कंपटीशन भी हो और बच्चे जो हमारे प्रदेश के और देश के जो आने वाले गौरव बने, जिससे कि हमारे नीरज चोपड़ा, चाहे बजरंग पुनिया है, चाहे हमारे योगेश्वर दत्त हैं, चाहे रवि दहिया हैं, हमारे सुरेंद्र हैं, ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो और ज़्यादा पैदा होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेल इंडिया के लिए स्टेट की टीम बनानी है, इसलिए खेलो हरियाणा प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें से अच्छे खिलाड़ी चुने जाएंगे। देखिए, जो जीत कर आएंगे और इससे सिलेक्शन का भी हम प्रावधान रखेंगे जो खेलो इंडिया में, क्योंकि स्टेट की हमारी टीम बननी है हरियाणा की हर गेम की, तो इसमें से जो अच्छे खिलाड़ी होंगे वो भी चयनित होंगे। और साथ ही में हमारा मेन मकसद यही है कि बच्चों के अंदर कंपटीशन हो, क्योंकि हम पढ़ाई में जब बच्चे पढ़ते हैं क्लास में तो हर महीने कोई ना कोई टेस्ट होता है किसी न किसी सब्जेक्ट का। उसी तरीके से जब हम बच्चों को खिलाएंगे नहीं, उनके कंपटीशन नहीं रखेंगे, तो उनके अंदर भी जो आगे बढ़ने की जो है योग्यता वो कम हो जाती है। वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि लगातार उनका यही प्रयास है कि हॉकी के लिए पूरे हरियाणा में एस्ट्रो टर्फ को बढ़ाया जाए।
देखिए कर रहे हैं, हमारे 13 एस्ट्रोटर्फ 22 जिलों में से 13 एस्ट्रोटर्फ हमारे हैं और लगातार हमारा यही प्रयास है कि हम और ज़्यादा इसको बढ़ाएं और इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। सिर्फ हॉकी नहीं, हम बाकी के गेमों को भी बढ़ा रहे हैं। अम्बाला में अगर आप देखें तो फुटबॉल, स्विमिंग, जिम्नास्टिक जैसी गेमों का इतना बड़ा जो पूरा हरियाणा का बेस्ट जो स्टेडियम यहाँ बन रहा है, उसी तरीके से हो सकता है बहुत जल्दी अम्बाला को और भी गिफ्ट मिले और साथ ही में बाकी जिलों को भी मिलेगा। वहीं अम्बाला में खेलो हरियाणा की शुरुआत के मौके पर विधायक असीम गोयल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सभी प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उनका हौसला बढ़ाया। जनता टीवी के लिए अम्बाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।